पिछले दिनों चंद्रशेखर आज़ाद जी पे मथुरा में हमला हुआ, उनके काफिले पे, उसके बाद हमला उड़ीसा में भी हुआ अगले रोज ही। किस तरीके से इन हमले को देखते हैं और बसपा की जो राजनीति में बड़े उतार चढ़ाव है उन पे चंद्रशेखर आज़ाद जी की क्या प्रतिक्रिया है, इन्हीं सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो चंद्रशेखर भाई, जिस तरीके से मथुरा में आप पे निशाना बना के हमला किया गया, फिर अगले दिन उड़ीसा में भी आपके काफिले पर हमला हुआ, किस तरीके से देखते हैं इन घटनाओं को? देखो, पहले क्या होता था कि इस तरह की घटनाएं आम थी। किसी की बारात रोक देना, किसी की बिटिया को बेइज्जत कर देना, किसी की हत्या कर देना, किसी का सामूहिक रूप से बहिष्कार कर देना। जब से भीम आर्मी ने मोर्चा संभाला है, आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने ये संकल्प लिया कि किसी के साथ भी, चाहे वो किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, हम किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने देंगे। तो जब हम अन्याय के खिलाफ लड़ने जाते हैं तो जिनको पहले से ये छूट मिली हुई थी, उनको लगता था कि उनके ऊपर अगर वो इस तरह से हमला करेंगे या किसी बच्चे का अपमान करेंगे, कोई कार्रवाई नहीं होगी। आज उन पर कार्रवाई होती तो उनके मन में पीड़ा होती है। उनको लगता है आज भी ये सामंतवादी युग है, उनको लगता है ये आज़ादी से पूर्व का युग है जहाँ इतने लोगों के पास अधिकार ही नहीं है, उनको जो है ये लाइसेंस मिला हुआ है कि उनको अपमानित करो। तो उन लोगों को पीड़ा होती है और वो उस पीड़ा को ये सोचते हो कि हमारा जो वर्चस्व टूट जाएगा, वो इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं। इन सब चीज़ों से हम लोग नहीं डरते। मैं आपको याद दिला दूं, हम देवबंद में हैं, यहीं इसके थोड़ी दूर पहले, मतलब मुश्किल से 5-7 किलोमीटर होगा, जहाँ मैंने गोली खाई। मेरा एक सूत्रीय कार्यक्रम ये है, हम किसी जाति के खिलाफ नहीं, किसी धर्म के खिलाफ नहीं, लेकिन जब सरकार सबके साथ सबके विकास की बात करती है तो वो दिखना भी तो चाहिए। अगर वो दिखता नहीं है तो आप कैसे मानेंगे? जब आप हिंदू धर्म का पूर्ण सम्मान करते हैं, हम भी सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने पार्लियामेंट में पूछा कि अब मैं जानना चाहता हूँ, ईद आ रही है तो आप उसमें कितना बजट देंगे कि उनके धर्म का भी जो त्यौहार है, मुस्लिम समाज का, उनको भी हो, और जैन समाज का कोई वो आएगा, आयोजन आएगा, आर्य समाज कोई आयोजन आएगा, रविदास समाज कोई आयोजन आएगा, कोई त्यौहार आएगा, तो उसमें आप क्या योगदान दोगे? भाई, सरकार जो बजट है वो तो जनता के पैसा का, जनता के टैक्स का पैसा है ना, तो वो सिर्फ एक धर्म या एक पार्टी का पैसा थोड़ा ही। तो वो मेरा कहना ये है कि इस देश में जो कुछ भी हो वो संवैधानिक दृष्टिकोण से हो और उसमें जिस व्यक्ति के लिए काम हो रहा है वो झलके। आज युवा का क्या हाल है आप नहीं जानते? युवा आज परेशान है। माँ बाप ने पैसे लगा दिए, पढ़ा दिया, जमीन बेच के, गिरवी रख के, कुछ सामान कर्ज लेके, और आज वो बच्चा सड़क पे घूम रहा है बेरोजगार। वो गली में भी नहीं निकल पा रहा है कि दूसरे लोग कहेंगे खाली पड़ा है। नौकरी कहीं है नहीं, रोजगार कहीं है नहीं। लगातार जो है रोजगार में गिरावट आ रही है, कोई पूछने वाला नहीं। कोई भर्ती होती है उसमें घोटाले हो जाते हैं। आपके सामने पुलिस भर्ती का रिजल्ट देखो, उससे पहले 69 शिक्षक भर्ती का रिजल्ट आपके सामने है। तो इस सरकार से तो कोई पूछने वाला ही नहीं। और मैं तो अपने लोगों के सोच पे मुझे दुख है। मुझे सरकार से मेरी लड़ाई कम है, मेरी लड़ाई अपने लोगों से ज़्यादा है कि वो जागरूक क्यों नहीं हो रहे। आपको याद है हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन हुआ तो जाट समाज के लोगों को पे जुल्म किसने किया बताओ? वहाँ की सरकार ने, सरकार बीजेपी की थी। राजस्थान में गुर्जर समाज के लोग आरक्षण की मांग को लेकर सड़क पे आए, 74 गुर्जर समाज के लोग, गोली मारी गई। सब गुर्जर समाज के लोग थे। गोली चलवाने वाली सरकार भारतीय जनता पार्टी की थी। जब मंडल कमीशन आया तो मंडल कमीशन पे सरकार गिराने वाले लोग वो इसी सोच के, इसी विचार के लोग थे जिन्होंने सरकार गिरा दी। तो मंडल कमीशन किसके लिए आया था? पिछड़े वर्ग के लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए, मुख्यधारा में लाने के लिए, उनकी हिस्सेदारी के लिए। तो मैं तो अपने लोगों पे हंसता हूं कि जिनको ने इतने जख्म दिए, जिन्होंने धरती में गाड़ दिए, जिन्होंने हमारे रास्ते बंद कर दिए, आज हम उस पार्टी का बेस वोट बन के बैठ गए हैं। ना हिस्सेदारी मांगते हैं, ना अभी उन्होंने जिलाध्यक्ष घोषित किए। आप देख लो, महानगर अध्यक्ष कितने दलित पिछड़ों को मिले, आप देख लो। तो मैं सिर्फ अपने लोगों की हिस्सेदारी, पिछड़े, दलित, मुस्लिम, आदिवासी, उन लोगों की हिस्सेदारी के लिए लड़ रहा हूं। और जब मैं उनकी हिस्सेदारी के लिए करूंगा तो जिन लोगों ने उनकी हिस्सेदारी पर डाका डाल रखा है उनको ये बात बुरी लगेगी। बस लड़ाई है। क्या आपका बढ़ता राजनीतिक वर्चस्व भी इन हमलों के पीछे वजह है? क्या फर्क पड़ता है? देखो, व्यक्ति नहीं, विचार की लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं। मैं नहीं करूंगा, कोई और करेगा। सोचो मुझे कुछ हो जाएगा तो क्या आंदोलन रुक जाएगा? एक से एक बड़े सूरमा हमारे यहाँ जो मेहनती लोग हैं। ये मोनू गुजर खड़े हैं, ये आबिद साहब खड़े हैं, ये हमारे यहाँ के दिनेश साहब जिलाध्यक्ष हैं। ये सब लोग मेहनती लोग हैं। बबलू साहब हैं, चौधरी साहब, ये सब लोग मेहनती लोग हैं। ऐसा थोड़ा ही कि असलम साहब खड़े, ऐसा थोड़ा ही कि चंद्रशेखर अगर नहीं रहेगा तो आंदोलन चलेगा। ये क्या बात हुई? आंदोलन तो वैचारिक और चलता रहेगा। और एक दिन ऐसा आएगा, रजत साहब है हमारे, देखो आज जहाँ हम जा रहे हैं तारीख में, वो भी इस मुकदमे में, और ये मुकदमे इसी टोल का मुकदमा जबरदस्ती का हम पे थोपा गया। कोरोना काल में सबके सारे मुकदमे वापस हुए, हमारा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ आप सोच लो।
सरकार ने ऑर्डर किया, कोर्ट ने निर्देश दिए सुप्रीम कोर्ट ने कि कोरोना काल के सारे मुकदमे वापस लो, हमारा नहीं लिया गया, क्योंकि सरकार हमें ज़मीन में दफन करना चाहती है। अब ये हमारे लोग तय करेंगे कि हम ज़मीन में दफन होंगे या हम आगे बढ़ेंगे, उनकी लड़ाई लड़ेंगे, उनके हक अधिकार दिलाएंगे, ये हमारे लोगों को तय करना है। मीरापुर में अगर मेरी बात मान ली होती, मैंने तो मीरापुर वालों की बात मानी थी, उन्होंने कहा साहब इनको टिकट दो, इस समाज को टिकट मिलना चाहिए, लोकल के व्यक्ति को टिकट मिलना चाहिए, मैंने उनकी सारी मानी। अगर वो मेरी एक मान लेते तो यहाँ एमएलए होता आजाद समाज पार्टी का आज मीरापुर में। तो वो मैं उनसे यही गुजारिश कर रहा हूँ कि मेरी मान लो, इज्जत की ज़िंदगी चाहिए, सम्मान की ज़िंदगी चाहिए, अपने बच्चों के हक अधिकार सुरक्षित रखने हैं। और देश में जो ये एक जो गुस्सा, एक जो ये पूरा जगह जगह विवाद का ये जो पूरा स्ट्रक्चर बनाया गया है, इसको अगर रोकना है, अमन लाना है देश में, तो फिर आपको आज़ाद समाज पार्टी के साथ खड़े होना चाहिए। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी में जो उठापटक हो रही है आनंद कुमार जी के साथ, जो फैसले लिए गए मायावती जी द्वारा, उन्हें कैसे देखते हैं आप? देखिए, आकाश जी मेरे छोटे भाई हैं और बहन जी हमारी नेता है, बड़ी है हमारी, सम्मानीय। उन्होंने कोई फैसला लिया तो कोई भी पार्टी का अध्यक्ष कोई फैसला लेता बहुत सोच समझ के लेता है। अब मैं उस पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ, उस विचार का हिस्सा तो हूँ जिस विचार से बहन जी ने शुरू किया था। मैं तो उसी तेवर का कायल हूँ बहन जी के, लेकिन अब तो सब निराश हो गया। हमारा समाज अगर खड़ा हुआ था, बहुजन समाज, उनके पीछे, काशीराम साहब के पीछे, तो इस बात के साथ खड़ा होता कि वो तेवर थे जो तेवर गारंटी देते थे कि अगर ये पार्टी सरकार में आई तो हमें इज्जत की ज़िंदगी मिलेगी और हमें अवसर मिलेंगे। लेकिन वो तेवर ही खत्म हो गए, वो सोच ही खत्म होगी, इसलिए हमारे लोग भी निराश हो गए। तो उनकी पार्टी में क्या हो रहा है, मैं क्या टिप्पणी करूं। आज़ाद समाज पार्टी की हर बात के लिए मैं कार्यकर्ता भी, एज ए राष्ट्रीय अध्यक्ष भी, और एक मूवमेंट का सिपाही होने के नाते भी रिस्पॉन्सिबल हूँ, जवाब दे सकता हूँ। उनकी पार्टी का मामला है और पार्टी का घर का मामला है, उस पर मैं घर के मामले पर क्या कहूँ। मैं इसलिए भी नहीं बोलता कि जब मैं बोलता हूँ तो हमारे लोग कहते हैं कि आप मत बोला करो, क्योंकि वो तो अपनी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ते। आप ठीक है, आप जो महापुरुषों की बात करते हो, गुरु रविदास महाराज का आशीर्वाद आपके सर पे है, तो आप मत किसी कुछ कहा करो। मैंने संतों गुरुओं को मानने वाला व्यक्ति, मैं किसी को बुरा कहता ही नहीं, लेकिन मेरी बात को इस तरह से पेश किया जाता है। जैसे मैंने पिछली बार कुंभ पे कहा, मैंने बयान दिया, जब मुझसे पूछा गया कि कुंभ में लोग जा रहे हैं, तो मैंने जो मान्यता है कुंभ की, उसके आधार पर कहा कि कुंभ की मान्यता ये है कि भाई वहाँ आदमी इसलिए जाता है कि उसके जो जान अनजाने के पाप है वो धुल जाते हैं वहाँ। आप आज मैंने ऐलान किया था कि आप ऐलान कर दो कि वहाँ पाप नहीं धुलता, देखो अगर कोई चला जाएगा। तो उस बात को मीडिया ने ऐसा फैलाया कि देखिए चंद्रशेखर सबको पापी कह दिया। अबे भाई, पापी तो वो कुदरत जिसको आप ईश्वर मानते हो, जिसमें आपकी आस्था, वो देख रहा है आप पापी हो या अपराधी हो या सच्चे इंसान हो, अच्छे इंसान, वो देख रहा है सबको। ठीक है, तो ठेकेदारी होगी कि मैं अपने धर्म का रक्षा लेके झंडा वीर हूँ, और फिर कहते हैं कि हम उसको भी मानते हैं। भाई जब उसको मानते हैं तो उसी के ऊपर छोड़ दो, उसकी रक्षा करने वाले तुम लोग कौन हो गए हो जो रोज सड़क पर झंडा ले खड़े हो कि भाई हम ये कर देंगे, हम कर देंगे। मैं तो भैया, मैं वैचारिक आदमी हूँ, ठीक है, और मैं जिस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, सहारनपुर की, मुजफ्फरनगर की, मेरठ की, बिजनौर की, शामली की, ये क्रांतिकारी मिट्टी है देश की आज़ादी में। इस धरती का ये देवबंद है, रेशमी रुमाल तहरीक यहाँ से चली, अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे, यहाँ शामली में तोपखाना लूटा गया। ये धरती पे ये हम लोग मिलजुल के रहते हैं, उसको तोड़ने के लिए पूरे हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। हम उसको टूटने देंगे, हम अपने काम को कर रहे हैं बखूब। अच्छा, होली का त्यौहार भाईचारे का त्यौहार है, लेकिन इस बार होली भी राजनीति का शिकार होगी। सीओ संभल का बयान, फिर उस बयान का मुख्यमंत्री द्वारा समर्थन, क्या कहेंगे? देखो, एक पुलिसकर्मी अगर किसी एजेंडे के थ्रू या किसी के इशारे पे कोई बयान देता है तो उससे सारी पुलिसिंग गलत हो सकती है। पहली बात आप जानो, मैं अकेला शख्स हूँ जिसने पुलिस के लिए कहा पार्लियामेंट में। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ वो दिन आएगा, आज शाम को भी मैं एक लेटर लिख रहा हूँ, आप पहुँचेगा वो आज तक, कि पुलिस के घंटे ड्यूटी के सुनिश्चित होने चाहिए और उनको जो है साप्ताहिक छुट्टी मिलनी चाहिए, और उनको जो है ये प्रेशर है काम का कि इन्वेस्टिगेशन भी उनको करनी है, अरेस्टिंग भी उनको करनी है, और कोई नेता आएगा उसकी सुरक्षा भी उनको करनी है, और लॉ एंड ऑर्डर भी उनको देखना है, और तमाम तरह से कोई आयोजन होगा धार्मिक सामाजिक, उसमें भी उनको वो करनी है, और भीड़ को धक्के भी उनको देने हैं। तो मुझे उनको लेकर चिंता है, इसलिए मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। लेकिन ये इससे किसको फायदा होगा उनके बयान से, आप ये देख लो। जिसको फायदा होगा उसी का दिलवाया हुआ बयान है और उसी ने बैठ के समर्थन किया। हुआ तो कुछ नहीं, लेकिन वो माहौल बनाया गया कि लोगों का ध्यान उधर की तरफ आकर्षित हो। बाकी मीडिया मेहरबान है उनके ऊपर, और हमारे क्षेत्र के हमारे भाई हैं, हम तो उनसे यही कहेंगे कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के करीब रह के
शिकार मत बन जाना, क्योंकि कल जब सत्ता बदलेगी तो इन पॉलिटिकल पार्टियों का कुछ नहीं होगा, सबका ध्यान आपकी तरफ होगा। तो कानून के दायरे में रह के जो है संवैधानिक रूप से जो काम है उसको करें, अपने आप को पार्टी ना बनाएं। उनके पिता चिंता कर रहे थे, मुझे लगा, मैंने उनके पिता का बयान सुना, मुझे भेजा गया कि उनके पिता चिंता कर रहे थे, तो मैं उनके लिए भी मंगल कामनाएं करता हूं कि भाई कुदरत उनके साथ भी कोई हादसा ना कराए। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा, क्योंकि जो आज उनसे काम ले रहे हैं, जब उनका काम निकल जाएगा तो फिर जैसे दूध में से मक्खी को निकाल फेंक देते थे, फेंक देंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, ठीक है। अच्छा, जाट आरक्षण का आपने जिक्र किया, कई सालों के बाद अब मुजफ्फरनगर से ही सिसोली में महापंचायत हो रही है 30 तारीख को जाट आरक्षण के समर्थन में, क्या कहना चाहेंगे जाट आरक्षण के? जब कुछ होगा तो फिर देखेंगे। सिसोली वालों से तो हमारा परिवार का रिश्ता है। कुछ जब कोई चर्चा चलेगी किसी बात पे तो उस चर्चा को सुन के समझ के फिर उस पर जो है फैसले लेंगे। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, चर्चा ही हो रही है, कुछ मजबूत काम हो तो फिर आगे बात बढ़े। अच्छा, अमीर आलम खान साहब पार्टी में आए, उसके बाद कुछ उत्सुकता लोगों के अंदर है कि भाई अब किसका नंबर है, कौन कौन पार्टी में आने जा रहा है, तो कुछ संकेत दे दो। राजनीति ये कहती है कि सारे पत्ते एक समय नहीं खोलने चाहिए, धीरे धीरे आपको दिखाई देगा कि दूसरी तीसरी तरफ कुछ बचेगा ही नहीं। सब आना चाहते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि यहाँ जिस वोट के साथ वो जीत सकते हैं, बहुजन समाज का जो वोट है कमजोर तबके का, वो आज़ाद समाज पार्टी के साथ इंटैक्ट हो रहा है। पाल हो, प्रजापति हो, कश्यप हो, सैनी हो, गुजर हो, शेड्यूल कास्ट की सारी जातियों के लोग हों, चमार हो, वाल्मीकि हो, धानुक हो, दिवाकर हो, सब लोग, और फिर मुस्लिम समाज के लोग भी, तो सबको पता है जो जीतना चाहता है इधर की तरफ दौड़ेगा, ठीक है। तो मैं तो सबका स्वागत करूंगा, लेकिन अवसर उसको मिलेंगे जो काम करेगा। आजम खान साहब को लेकर पत्ता कब खोल रहे हैं? बस आखिरी सवाल। वो हमारे बड़े भाई भी हैं और मेरे उनसे घरेलू रिश्ते, मेरे उनसे राजनीतिक रिश्ते नहीं हैं, पारिवारिक रिश्ते हैं। वो ये उनके परिवार ने भी एक्सेप्ट किया, उनकी वाइफ का आपने बयान सुना होगा कि वो हमारे परिवार के हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जल्दी बाहर आ जाए, और मुझे भय है कि उनके साथ कोई हादसा ना हो जाए। वो बाहर आ जाएंगे तो फिर राजनीतिक चर्चा होती रहेंगी। धन्यवाद। तो हर मुद्दे पे चंद्रशेखर भाई ने खुलकर बात की। आज मुजफ्फरनगर कोर्ट में अपनी तारीख पर वो पेशी पर जा रहे हैं, और उनका स्वागत करने के लिए यहाँ रोहाना टोल पे पार्टी के हजारों नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे।